हर यूनिवर्सिटी में न्यू बैच 2026-27 का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो आज का ये महा मैराथन क्लास आप लोगों के एग्ज़ाम 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं BS 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 इंडियन पॉलिटिकल थॉट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गई हूँ, जो पिछले 4-5 सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको बहुत टेंशन है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 2 की भी पूरी वीडियोज़ हमने अपलोड कर दी है, और जो आपकी टोटल 8 यूनिट्स हैं उनको भी पूरा हमने पढ़ा दिया है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनु के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, यूनिट नंबर 1 में आपको मनु के बारे में पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 1 को मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ और आगे की भी जितनी यूनिट्स हैं उनको हमने पूरा अपलोड कर दिया है। ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं आपके यूनिट से ही बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैं आपकी सारी यूनिट्स पेपर 1 की और पेपर 2 दोनों की पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, मनु के सप्तांग सिद्धांत यानी स्टेट के 7 अंक प्राचीन भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे मनु स्मृति में बताया गया है। मनु स्मृति जो है मनु के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने भारतीय राजनीति के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। तो मनु स्मृति में ही मनु ने राज्य के 7 सप्तांग सिद्धांत दिए हैं। मनु के अनुसार राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। सप्तांग सिद्धांत का मतलब 7 अंग, यानी कि जो राज्य है वो 7 अंग से मिलकर बना है। पहला अंग है स्वामी यानी राजा, जो राज्य का प्रमुख और शासन चलाने वाला होता है। दूसरा अमात्य यानी कि मंत्री, जो राजा के सलाहकार और प्रशासन चलाने वाले अधिकारी होते हैं। तीसरा जो अंग मनु के द्वारा बताया गया है वो है जनपद यानी देश या प्रजा, राज्य की भूमि और वहाँ रहने वाली जनता। चौथा है दुर्ग यानी किला या सुरक्षा। दुर्ग जो होता है उस किला को ही दुर्ग कहते हैं। तो राज्य की रक्षा के लिए किले और सुरक्षा की व्यवस्था यानी कि दुर्ग बनाना चाहिए, जो कि राज्य की सुरक्षा करेगा। पांचवा है कोष यानी खजाना, राज्य की आर्थिक शक्ति, धन, कर आदि के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ, आप देखकर पढ़ लीजिएगा। छठा है दंड यानी सेना या शक्ति, सेना और कानून लागू करने की शक्ति। और सातवां है मित्र यानी मित्र राज्य, यानी कि अन्य राज्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। ये 7 अंग मनु ने बताए हैं। और कौटिल्य का भी सप्तांग सिद्धांत है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए, जो 7 चीज़ें हैं मिलकर राज्य को मजबूत बनाती हैं। अब आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के किन्हीं 2 तीर्थकारों के नाम लिखिए। देखिए, जैन धर्म के 24 तीर्थकार थे। कुल कितने तीर्थकार आए जैन धर्म में? 24। पहले तीर्थकर ऋषभ देव हैं और सबसे अंतिम महावीर स्वामी हैं। नाम याद रखिएगा, 24 तीर्थकर आए, लेकिन आपसे 2 पूछ रहा है। यहाँ पर आपके अति लघु में 2 पूछेगा, तो आप ऋषभ देव का नाम लिख दीजिएगा, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे। आपका अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसकी रचना है? तो देखिए, जो आईने अकबरी है, अकबरनामा और आईने अकबरी जो है उसके रचयिता अबुल फजल हैं। आईने अकबरी में ही प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था आदि का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। देखिए, जो अकबरनामा है 3 खंडों में विभाजित एक ग्रंथ है, और अकबरनामा का ही तीसरा जो हिस्सा है उसको आईने अकबरी कहा जाता है। यानी कि अकबरनामा का जो तीसरा खंड है उसको आईने अकबरी कहते हैं, जिसमें अकबर के शासनकाल के दौरान के प्रशासन, सेना और अर्थव्यवस्था की सारी जानकारी मिलती है। तो आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आईने अकबरी किसकी रचना है, तो आप पहले ये लिखिएगा कि अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, जो कि 3 खंडों में विभाजित है। और अकबरनामा का ही जो तीसरा खंड है उसको कहते हैं आईने अकबरी, जिसमें अकबर के शासनकाल के प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था सारी चीज़ों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है?
तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज के मुख्य सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है लोगों को सर्वधर्म समभाव और पारस्परिक सहनशीलता की प्रेरणा देना। सत्यशोधक समाज का जो दूसरा सिद्धांत है वो है छुआछूत, जाति पात तथा वर्ग भेदभाव का विरोध करना, कि जो ये छुआछूत है, जाति पात है और वर्ग भेदभाव है, ऊंची नीची जातियों में जो अंतर है, असमानताएं हैं, उनका विरोध करना और उनको समाप्त करना भी इस सत्यशोधक समाज का एक सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना। चौथा है पति प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध करना तथा स्त्रियों को समाज में ऊंचा स्थान दिलाने के लिए प्रयास करना, क्योंकि पहले महिलाओं की जो कंडीशन समाज में थी वो बहुत ही शोचनीय, बहुत खराब थी। तो महिलाओं को ऊंचा स्थान दिलाने का प्रयास करना भी सत्यशोधक समाज का एक सिद्धांत है। पांचवा पॉइंट है भारतवासियों को अपने धर्म का सही ढंग से पालन करने तथा धार्मिक उद्देश्यों का व्यवहार में पालन करने के लिए प्रेरित करना भी सत्यशोधक समाज का एक सिद्धांत है। उसके बाद देखिए छठा है भारतीय युवकों को पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति का अंधानुकरण न करने के लिए प्रेरित करना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है वैकोम सत्याग्रह क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में केरल के वैकोम में हुआ एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य अछूत यानी दलित वर्ग को मंदिर के आसपास की सड़क पर चलने का अधिकार दिलाना था, क्योंकि पहले क्या था कि दलितों को मंदिर में भी प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। उस समय उन्हें इन रास्तों पर जाने से रोका जाता था, उनके साथ काफ़ी शोषण अत्याचार होता था। तो इस आंदोलन का नेतृत्व के माधवन और केल्पन ने किया था तथा महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। ये आंदोलन अहिंसात्मक सत्याग्रह पर आधारित था और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप दलितों को मंदिर के पास की सड़कों पर चलने की अनुमति मिली और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके अति लघु में पूछ चुका है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आनंद मठ और गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आपको यूनिट नंबर 1 में मनु और कौटिल्य दोनों का सप्तांग सिद्धांत पढ़ना है और दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ लेना है। वैसे तो मैंने सारे यूनिट्स की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, पूरा आपको पढ़ा भी दिया है, तो आप कौटिल्य और मनु दोनों का सप्तांग सिद्धांत अच्छे से तैयार रखिएगा। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत देखिए, कौटिल्य जिनको कौटिल्य किन्हीं भी नाम से जाना जाता है, इनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, इनको कौटिल्य, इनको विष्णुगुप्त, इन सभी नामों से जाना जाता है। इन्होंने अपनी बहुत ही फेमस पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों के बारे में वर्णन किया है। कौटिल्य का कहना है कि राज्य जो है 7 अंगों से मिलकर बना है, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में जो 7 अंग हैं जिनसे मिलकर राज्य बना है, उसमें पहला है स्वामी यानी राजा, जो राज्य का प्रमुख होता है और जो शासन करता है। दूसरा है अमात्य यानी मंत्री, जो राजा के सलाहकार और उसके प्रशासन में सहयोग देने वाले अधिकारी होते हैं। तीसरा है जनपद यानी देश या प्रजा, बिल्कुल सेम है, मनु और कौटिल्य का लगभग पूरा सेम है। जनपद में देश और प्रजा दोनों आ जाते हैं, यानी कि भूमि यानी एक जगह होना चाहिए जहाँ पर जनता निवास करेगी, जो राज्य का आधार है। चौथा अंग है दुर्ग यानी किला, जो सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था करता है, मतलब कि दुर्ग बनाना चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि दुर्ग यानी मजबूत किलों का निर्माण करना चाहिए, जिससे राज्य की जो सुरक्षा है वो अच्छी होगी। पांचवा अंग है कोष यानी खजाना, जो आर्थिक संसाधन और धन के बारे में बताता है। उसके बाद है छठा दंड यानी सेना या शक्ति, कानून और सुरक्षा को बनाए रखने की शक्ति। और सातवां है मित्र यानी मित्र राज्य
यानी बाहरी सहयोग और कूटनीति के बारे में कि विदेशों के साथ कैसा संबंध स्थापित करना है, अन्य देशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करना है, इनके बारे में मैंने डिटेल में आपको पूरा पढ़ाया है। यहाँ तो बस मैं आपको बता रही हूँ ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे लिखना है। आपको पूरा डिटेल में जानने के लिए अपने यूनिट्स को ही पढ़ना होगा, जहाँ पर पूरा डिटेल में नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड किया है मैंने। देखिए एग्जाम में आप आगे लिखेंगे, कौटिल्य के अनुसार ये सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि कोई अंग कमज़ोर हो जाए तो पूरा राज्य कमज़ोर हो सकता है। इसीलिए सभी अंगों को मजबूत और संतुलित होना आवश्यक है। ये सिद्धांत एक संगठित और शक्तिशाली राज्य के निर्माण का आधार होता है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक चिंतक के रूप में स्वामी विवेकानंद के विचारों का परीक्षण कीजिए। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप एग्जाम में पहले हेडिंग डालिएगा, आध्यात्मिक चिंतक के रूप में स्वामी विवेकानंद के विचारों का परीक्षण। फिर लिखना शुरू कीजिएगा कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान आध्यात्मिक चिंतक थे। उनके विचारों में वेदांत, दर्शन, मानवता और आत्मबल का विशेष महत्व मिलता है। इनके कुछ मुख्य विचार हैं जो कि आपको एग्जाम में ज़रूर लिख करके आना है। पहला विचार है आत्मा और दिव्यता, यानी हर मनुष्य में ईश्वर का अंश है, इसीलिए सभी समान है, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, यानी गरीब और दुखिया की सेवा को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म माना कि जो कमज़ोर है, जो गरीब है, जो दुख में रहते हैं, तो अगर उनकी मदद की जाए, उनकी सेवा की जाए तो वही सबसे बड़ा धर्म है। ये किसने माना? ये स्वामी विवेकानंद ने माना है। तीसरा है आत्मविश्वास और शक्ति, उन्होंने युवाओं को मजबूत, निर्भीक और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। चौथा विचार है स्वामी विवेकानंद जी का धर्म और सार्वभौमिकता, कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, इसीलिए सहिष्णुता ज़रूरी है। और पांचवा है वेदांत का प्रचार, उन्होंने वेदांत को सरल रूप में प्रस्तुत कर पूरे देश में फैलाया। तो देखिए आप आगे लिखेंगे एग्जाम में कि स्वामी विवेकानंद के विचार केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक और सामाजिक सुधार से भी जुड़े थे। उन्होंने धर्म को अंधविश्वास से अलग कर मानव कल्याण और नैतिकता से जोड़ा। उनके विचार आज भी युवाओं और समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखिएगा। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के बारे में। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक भारत में पुनर्जागरण के जनक का वर्णन कीजिए, तो राजा राम मोहन राय ही भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं। तो आप लिखेंगे कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का जनक या पिता कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और अंधविश्वास का विरोध किया। जो सती प्रथा समाज में पहले प्रचलित थी उसके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई, बाल विवाह को रोका, सती प्रथा को समाप्त किया और महिलाओं के समान अधिकार और शिक्षा के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वे शिक्षा के समर्थक थे और उन्होंने आधुनिक शिक्षा, विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर समाज और धर्म में सुधार लाने का पूरा प्रयास किया। उनके प्रयासों से भारतीय समाज में नई जागरूकता आई। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और तर्कवाद को भी बढ़ावा दिया। इस प्रकार उन्होंने भारत में आधुनिक विचारधारा और सामाजिक सुधार की नींव रखी। तो ये भारत के बहुत ही महान समाज और सामाजिक धार्मिक सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिलाया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया, सती प्रथा को समाप्त किया, बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई और बहुत ज़्यादा सुधार इन्होंने समाज में किया। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान का भारत की शिक्षा व्यवस्था में योगदान का वर्णन कीजिए। तो सर सैयद अहमद खान का भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान है? क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान का भारत की शिक्षा व्यवस्था में योगदान इस तरीके से हेडिंग डालकर लिखेंगे कि सर सैयद अहमद खान 19वीं सदी के महान शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय, विशेषकर मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके प्रमुख योगदान कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आधुनिक शिक्षा का प्रचार। उन्होंने अंग्रेजी और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। दूसरा पॉइंट है अलीगढ़ आंदोलन, शिक्षा के माध्यम से समाज सुधार का इन्होंने प्रयास किया। और तीसरा है शैक्षणिक संस्थान की स्थापना, यानी 1875 में
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। आज जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, वो पहले एक कॉलेज था जिसको सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चौथा योगदान है देखिए सामाजिक जागरूकता। शिक्षा के जरिए पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी सर सैयद अहमद खान ने किया। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेहरू के समाजवाद को रेखांकित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको बताती हूँ आपकी महा मैराथन क्लास में, तो आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार रखना है। देखिए, नेहरू के समाजवाद के बारे में आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद का आधारित था, जिसमें समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया गया। नेहरू का मानना था कि देश की प्रगति के लिए योजनाबद्ध विकास आवश्यक है, इसीलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की और उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सार्वभौमिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। भारी उद्योगों, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया। उनका उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करना था। मतलब जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य था गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करना। साथ ही वे लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक थे और समाजवाद को लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखना चाहते थे। इस प्रकार नेहरू का समाजवाद एक व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण था, जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जयप्रकाश नारायण की क्रांति का आधार क्या था। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जयप्रकाश नारायण भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और इसका उद्देश्य था, मतलब इस नारा का उद्देश्य केवल सरकार बदलना नहीं बल्कि पूरे समाज और व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाना था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उनकी संपूर्ण क्रांति के 7 प्रमुख पक्ष थे: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति। ये 7 प्रमुख पक्ष जयप्रकाश नारायण की क्रांति के थे। वे राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त और लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते थे। सामाजिक स्तर पर वे जाति भेद और असमानता को समाप्त करना चाहते थे और आर्थिक क्षेत्र में गरीबों को न्याय और समान अवसर देना उनका लक्ष्य था। शिक्षा, संस्कृति और नैतिक मूल्यों में भी ये सुधार करने पर इन्होंने जोर दिया। जेपी का मानना था कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति और समाज दोनों का समग्र विकास हो, इसलिए उनकी क्रांति को संपूर्ण कहा गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए महादेव गोविंद रानाडे के धार्मिक सुधार का वर्णन कीजिए। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। तो देखिए, महादेव गोविंद रानाडे के धार्मिक सुधार। देखिए, महादेव गोविंद रानाडे 19वीं सदी के प्रमुख समाज और धर्म सुधारक थे। उन्होंने धर्म को तर्क, नैतिकता और सामाजिक सुधार से जोड़ने का प्रयास किया। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये नोट्स आपका तैयार किया है। केवल पढ़कर भी आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या बातें कही जा रही है और एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से पूरा आंसर मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप लिखेंगे मुख्य धार्मिक सुधार, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे के मुख्य धार्मिक सुधार क्या हैं, इनको आप कैसे लिखेंगे। पहला लिखेंगे एकेश्वरवाद का समर्थन, यानी एक ही ईश्वर पर इन्होंने जोर दिया कि ईश्वर एक है, ये एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते थे और इन्होंने एक ईश्वरवाद पर जोर दिया। दूसरा है अंधविश्वास का विरोध इन्होंने किया, रूढ़ियों और कुरीतियों को खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया। तीसरा है धर्म में सरलता, यानी कर्म कांड और दिखावे का इन्होंने विरोध किया। चौथा इनका धार्मिक सुधार है सामाजिक समानता, यानी जाति भेद और ऊंच नीच के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई कि कोई भी इंसान असमान नहीं है, असमानता किसी में नहीं है, सब समान है, सारे मनुष्य बराबर हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों।
पांचवा इनका सुधार था महिला सुधार, यानी विधवा विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। पहले महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो जितने भी समाज सुधारक आए उन्होंने महिलाओं की स्थिति को अच्छा बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। सती प्रथा समाप्त किया गया, विधवा पुनर्विवाह को लाया गया, बाल विवाह को रोका गया और साथ ही साथ महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के स्कूल भी खोले गए, कॉलेज भी खोले गए और इनको पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी चलाया गया। छठा आपका देखिए सुधार है धर्म का नैतिक आधार, यानी कि धर्म को नैतिकता और मानव कल्याण से जोड़ना इन्होंने बताया। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंडित रमाबाई द्वारा स्थापित आर्य महिला समाज का उद्देश्य क्या था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पंडित रमाबाई महिला सशक्तिकरण की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने 1882 में पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना था। इसके माध्यम से उन्होंने महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, बाल विवाह का विरोध किया और विधवाओं के पुनर्वास और उत्थान के लिए भी इन्होंने कार्य किया। क्योंकि जब जिन महिलाओं के पति का देहांत हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो उनको मतलब दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, उनको चिता के साथ वैसे ही जला दिया जाता था। सती प्रथा का विरोध किया गया और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी पारित किया गया था कि जिन महिलाओं के पति की डेथ हो जाए वो दोबारा शादी कर सकती हैं, उनको शादी करने का अधिकार है, अपने जीवन को जीने का अधिकार है। तो इन सारी चीज़ों पर आवाज़ उठाया गया। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने पर विशेष जोर दिया। इस प्रकार आर्य महिला समाज ने समाज में महिलाओं के अधिकार और सम्मान को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये। आपका अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद का वर्णन कीजिए। ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक का राष्ट्रवाद क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। तो आप पहले हेडिंग डाल देंगे बाल गंगाधर तिलक का राष्ट्रवाद, फिर लिखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। उनका राष्ट्रवाद स्वराज, आत्मनिर्भरता और जन जागरण पर आधारित था। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देकर स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट कर दिया। वे उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष और आंदोलन को आवश्यक मानते थे। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाई और साथ ही साथ उन्होंने स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर जोर दिया, यानी कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। इस पर बाल गंगाधर तिलक ने जोर दिया। इस प्रकार तिलक का राष्ट्रवाद जन आधारित और संघर्षशील था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया है आपके एग्ज़ाम 2026-27 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आपके पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ हम पढ़ाते हैं वो 100% आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।